ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि यही रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जैसे हमने क्या बोला था कि पीएम जो है वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, लेकिन हमने ये भी साथ साथ पढ़ा था कि पीएम किसके हेड है, ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड विद पीएम, ठीक है, with the PM as its head is the real executive authority. Of course PM के पास ही असली पावर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ये जो सिस्टम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाता है, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हमने पहले भी बात हम कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक डिस्कस करते हुए भी। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 74 में क्लियरली लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ही होंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड पे होंगे और वही एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। 42nd अमेंडमेंट ने बोल दिया था कि ये जो एडवाइस होगी बाइंडिंग होगी, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर इमरजेंसी, जब 44th अमेंडमेंट से काफी सारी चीजें अंडू की गई 42nd अमेंडमेंट की, तो उसमें बोला गया कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा वापस आ गया तो उनको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी वो एडवाइस। और ऐसी कोई भी एडवाइस जो है वो किसी भी कोर्ट में नहीं पूछी जा सकती कि एडवाइस दी गई है नहीं दी गई, और अगर दी गई है तो क्या दी गई है। तो एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड, जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को भी, कि लेकिन जो अदर मिनिस्टर्स होंगे उनको ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम ही करेंगे, क्योंकि बेसिकली पीएम ही तो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वही बताएंगे कि कौन से कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं एंड ऑल दैट। ओथ लेकिन प्रेसिडेंट दिलवाएंगे, ठीक है। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए भी पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली मिनिस्टर्स आल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 में लिखा है मिनिस्टर्स इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर आल्सो। बट इन रियलिटी ये तो पीएम की चॉइस ही होती है कि किसको उन्होंने वो चाहे तो वो मिनिस्टर को कह सकते हैं कि रिजाइन कर दो, चाहे वो प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि उसको हटा दो आप, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगे भी मैं डिटेल में एक अलग से इसको पॉइंट बना के हम डिस्कस करूंगी कि स्ट्रेंथ क्या होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। पहले कोई ऐसा लिमिट नहीं थी, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद से एक लिमिट लगा दी है कि 15% से ज्यादा जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, लोकसभा, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में राज्यसभा के मेंबर्स भी हो सकते हैं। यहाँ तो नंबर की बात आ रही है ना कि नंबर कितना होना चाहिए कि इससे ज्यादा लोग ना हो। तो जो नंबर है, जितनी भी उस समय टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की, उससे 15% से ज्यादा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स नहीं हो सकते। तो इससे एक तरह से ये हो रहा है ना कि बेसिकली अगर आप कोई स्ट्रेंथ उसका लिमिट ही नहीं रखोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिर पार्टी खुश कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्टर बना के, फिर दैट डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद से एक लिमिट लगा दी गई है कि 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में राज्यसभा के मेंबर्स भी हो सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई डिफेक्शन के, इसका पूरा हम पढ़ेंगे स्केड्यूल 10 स्केड्यूल वगैरह, अगर कोई डिफेक्शन के बेसिस पे डिस्क्वालिफाइड है तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, तो वो मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालिफाइड है। MINISTERT एक्स्ट्रा गया, वो भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ही हुआ है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, क्योंकि वो आपको चाहे अंदर से आप डिसएग्री भी कर रहे हो, लेकिन आपको ओपनली आप गवर्नमेंट के सारे आपको डिसीजंस को सपोर्ट करना ही होता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आई एम नॉट मतलब विद द गवर्नमेंट ऑन दिस, तो आपको फिर एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को फिर रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, और ये लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा को नहीं, ठीक है, क्योंकि वही इलेक्टेड हाउस है पार्लियामेंट का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर कोई डिसएग्री करता है तो वो रिजाइन कर सकता है। इसमें 3 अभी तक मिनिस्टर्स ने रिजाइन भी किया, जैसे कि और भी करते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन उसके अलग रीजन, जैसे कि BR अंबेडकर जी ने रिजाइन किया था क्योंकि ही वाज हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन द हिंदू कोड बिल, ठीक है। फिर उसी तरह से CD देशमुख जी ने भी रिजाइन किया था, ठीक है।
एंड वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के मैटर में उनका थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। और इसी तरह से आरिफ मोहम्मद जो थे, आरिफ मोहम्मद, उन्होंने भी रिजाइन किया था, क्योंकि एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, मुस्लिम वुमेन, एक एक्ट बन गया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 का। उस बेसिस पे इन्होंने रिजाइन किया था, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप या तो रिजाइन करो, नहीं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एज अ यूनिट रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर्स को एमपी होना जरूरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो उनको 6 महीने के अंदर बनना होता है, चाहे इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, किसी लोकसभा की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के थ्रू, या फिर नॉमिनेशन भी करवा सकते हैं राज्यसभा में, ठीक है, या फिर अगर वो एमएलए वगैरह हैं तो वहां से भी वो इलेक्ट हो सकते हैं। मतलब बेसिकली चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, उनको 6 महीने के अंदर फिर मेंबर बनना जरूरी है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में राज्यसभा के मेंबर्स भी हो सकते हैं, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ओथ इनको प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, सीक्रेसी की भी और ओथ ऑफ ऑफिस भी। एंड इनकी जो ओथ ऑफ ऑफिस है और ओथ ऑफ सीक्रेसी जो है वो दोनों पीएम वाली ही है, सेम, ठीक है, जो हमने पीएम के उसमें पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के एलिजियंस, इलविल वगैरह के बिना लोगों का करना और ड्यूटीज को अपना कंसाइंशियसली करना, वो सभी है इसमें। सैलरी वगैरह मिनिस्टर्स की सब पार्लियामेंट का डिटरमिन करते हैं, इनको जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है वो सब चीजें इनके पास फैसिलिटीज होती हैं। ये जो कॉम्पोजिशन वाला मैंने पॉइंट कहा, अब देखिए इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी पोर्टफोलियोज हैं, डिफेंस हो गया, होम हो गया, फाइनेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ठीक है, और भी अब आ जाते हैं कई बार, जैसे कि कॉमर्स हो गया, ठीक है। तो यही रियल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यही रियल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और इनकी कैबिनेट मीटिंग्स बहुत रेगुलरली होती रहती हैं, ऑलमोस्ट वीकली होती है। इनको असिस्ट कौन करता है इनके सारे कामों में? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है। अब किस तरह से करता है वो भी हम आगे अभी पढ़ेंगे, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब एक तो हुए कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर उसके सिवा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में 2 कैटेगरी हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट चार्ज, एक होते हैं कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच कर दिया गया। इंडिपेंडेंट चार्ज में क्या, मान लो कोई मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल वाली जो मिनिस्ट्री है उसमें आपके पास डीओपीटी भी है, ठीक है, आपके पास डीआरपीजी भी है, फिर उसमें आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर भी है, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट चार्ज है तो मान लो किसी एक डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया, या फिर और डिपार्टमेंट्स के भी कुछ कुछ आइटम्स का दे दिया इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, कुछ कुछ आइटम्स का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया कि हाँ ये वाला काम आप देखेंगे इंडिपेंडेंटली, और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच कर देंगे तो भी उनको कुछ काम दिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल सुपरविजन कैबिनेट मिनिस्टर की ही चलेगी। ओवरऑल सुपरविजन कैबिनेट मिनिस्टर की ही चलेगी। फिर डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं, ये अब आजकल नहीं होते हैं, ठीक है, ये और की कैबिनेट की मीटिंग, अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर्स कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कर सकते हैं बाय इनविटेशन, अगर उन्हीं की मिनिस्ट्री का कोई टॉपिक डिस्कस होना है, उनके मल्टी मिनिस्ट्रीज का कुछ उसमें हमें व्यूज चाहिए तो उनको इनविटेशन से बुलाया जा सकता है। डिप्टी मिनिस्टर्स आजकल रेयर होते हैं, इनको कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स के असिस्ट करने के लिए चाहे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ लगा दिया जाता था, चाहे स्टेट मिनिस्टर्स के साथ अब रहते हैं। इसके सिवा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का भी एक फंडा चला था। इसमें क्या था कि ये होते तो एमपी ही हैं, ठीक है, लेकिन उनको पार्लियामेंट्री वर्क के लिए किसी मिनिस्टर के साथ अटैच कर दो, लेकिन उनको पर्क्स वगैरह सारे फिर मिनिस्टर के ही मिलते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में कोर्ट्स ने इसको स्ट्रक डाउन किया था कि आप वो जो 15% सीलिंग है उसको बाईपास करने के लिए आपने नया तरीका निकाला है कि आप ये कर सकते हैं। स्टेट्स अभी भी कुछ करती हैं, बट जनरली ये कोर्ट स्ट्रक डाउन कर लेते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट अभी ये नहीं है। तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर जो कि आजकल नहीं होते। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स का भी काफी चला था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एल के अडवाणी जी एंड सो ऑन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होंगे? पीएम तो होंगे ही होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच्ड है, और डिप्टी मिनिस्टर्स भी जो कि आजकल नहीं होते हैं। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या फर्क है। कैबिनेट जो है ना एक सबसेट है, अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो ये कैबिनेट है। तो कैबिनेट जो है वो सबसेट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इसमें तो बहुत सारे हैं, ठीक है, 80 100 के इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियोज हैं सिर्फ वो लोग होंगे, 15 से 20 या 20 से 30 डिपेंडिंग ऑन के कितना कौन सी गवर्नमेंट को कितना करता है। तो बिल्कुल एक छोटा सा कोर है, जो कि क्योंकि इकट्ठा होना बार बार 100 लोगों को 80 लोगों को
पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मुश्किल होता है, बट डिसीजन मेकिंग एक कोर ग्रुप के पास ही होती है हमेशा, जिसको कैबिनेट बोला जाता है। पहले 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले कैबिनेट का कहीं वर्ड का जिक्र भी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी के लिए था उसमें कैबिनेट का जिक्र किया गया था, एंड यही मेजर डिसीजन लेता है। और कैबिनेट काम कैसे करता है वो भी हम आगे देखेंगे कि कैबिनेट काम कैसे करता है। ठीक है, 15 आपने इतने इंपॉर्टेंट पूरे देश चलाना है, कितने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने, तो कैसे करा जाता है वो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात कर ली थी। ठीक है, कि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन इफ लोकसभा पासेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन इसमें एक बात याद रखने की है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं आपको बहुत, डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। ठीक है, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा को डिसॉल्व करने के बाद भी सीएम डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, क्योंकि हमारा आर्टिकल 74 क्लियरली कहता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग तो नहीं रोक सकते। अगली गवर्नमेंट जब तक नहीं बनेगी तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये रिजाइन तो कर देते हैं, बट केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्म में एक तरह से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ सीओएम की एडवाइस पे ही काम कर सकते हैं। तो अगर सीओएम ने रिजाइन कर दिया और अगली गवर्नमेंट नहीं बनी तो क्या होगा, तो प्रेसिडेंट तो काम ही नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए वो रिजाइन तो करते हैं, बट दे डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। ठीक है, दे डू नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जब तक कि नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं बन जाती, ताकि कंटिन्यूटी रहे गवर्नमेंट की। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपने रिजाइन तो कर दिया और अब बड़े बड़े डिसीजन ले लो। ठीक है, नहीं। ठीक है, रूटीन वर्क ही चलते हैं, प्रेसिडेंट को भी पता है बात, तो वो उसी हिसाब से किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही ये बात की क्लैरिटी भी हुई थी 1971 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दी, मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं अगर पीएम एडवाइस करते प्रेसिडेंट को, या फिर पीएम उसको कह सकते हैं रिजाइन करने के लिए। पावर एंड फंक्शन आपको पता है, ज्यादातर सारे काम हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं, चाहे वो नेशनल पॉलिसी दो इंटरनेशनल पॉलिसी दो, मिनिस्ट्रीज को कैसे चलाना है, कौन से बिल इंट्रोड्यूस करने हैं पार्लियामेंट में मिनिस्ट्रीज के थ्रू, कैसे बजट प्रेजेंट होगा, क्या पॉलिसीज लेके आएंगे, जितने भी हैं, क्या अपॉइंटमेंट्स, सीनियर अपॉइंटमेंट्स क्या होंगी, मिनिस्ट्रीज के बीच में काम कैसा होगा, सो ऑन। साइज ऑफ मिनिस्टर्स मैंने कहा था दोबारा एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओरिजिनली लिमिट नहीं थी, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से लिमिट हो गई कि 15% स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। अगर मान लो 543 मेंबर का हाउस है तो 82 मिनिस्टर से ज्यादा नहीं हो सकते। फर्स्ट पीएम जो थे टू रिजाइन आफ्टर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो थे वीपी सिंह। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है, राज्यसभा को नहीं। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट असिस्ट करता है कैबिनेट को इसकी फंक्शनिंग में। शैडो कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट होता है, इंडिया में नहीं है, जिसमें कि जैसे कैबिनेट होता है वैसे उसके पैरेलली ऑपोजिशन का भी एक होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए कैबिनेट काम कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है। वो काम करता है थ्रू कैबिनेट कमिटीज, उसमें स्टैंडिंग होती हैं और एडहॉक होती हैं। देखिए स्टैंडिंग जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, वो क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं। एडहॉक जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बना दी जाती हैं। अब जैसे इलेक्शन हो गए, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद फिर ये परमानेंट वाली जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो बना दी जाती हैं। जैसे इस समय टोटल 8 है, इस समय कितनी है, टोटल 8 है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है वो है एक तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है, इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। फिर इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी होती है, सीसीईए, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें क्या है, जैसे कोई भी मिनिस्ट्री कोई इंपॉर्टेंट स्कीम लेके आ रही है, ठीक है, मान लो 10,000 करोड़ का बजट है उस स्कीम का, और वो अगले 5 सालों के लिए कोई स्कीम लेके आना चाहती है, तो वो सारे के सारे जो ऐसे प्रपोजल होते हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाते हैं कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी है सीनियर लेवल पे, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, उनके सेक्रेटरी कौन बनेंगे, जनरली आईएएस बनते हैं, साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज के लिए साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो कौन सेक्रेटरीज बनेंगे, कौन एडिशनल सेक्रेटरीज बनेंगे, ये सब अपॉइंटमेंट्स कमेटी देखती है। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, देश की सिक्योरिटी, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे डिफेंस के मैटर्स हो, उनको करना है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है। फिर एक एकोमोडेशन पे भी एक कमेटी है, पार्लियामेंट्री एक कैबिनेट कमेटी है ऑन एकोमोडेशन भी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, पॉलिटिकल अफेयर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पे भी है, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पे भी, क्योंकि आजकल बड़ा ज्यादा फोकस है इस पे, ये 2024 में जो बनी है उसके बाद की मैं बता रही हूँ। फिर स्किल
एम्प्लॉयमेंट, ये 2024 के इलेक्शन के बाद जो 8 बनी है उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ, ये 5 हो गई। पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑन सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ और स्किल, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। इसमें से 2 कमिटीज को छोड़ के बाकी सबके हेड पीएम है, ठीक है। सबके, अगर पीएम एक कमेटी में है तो हेड तो वही होंगे। इन 8 में से 6 में से पीएम हेड है। जिस 2 में से नहीं है पीएम हेड, एक तो वो एकोमोडेशन है, किसको कौन सा बंगलो मिलेगा या हॉस्टल मिलेगा या फ्लैट मिलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, एमपीज को। एक एकोमोडेशन कमेटी है, उसके नहीं है। और एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके हेड नहीं है। पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स वाली कमेटी है उसके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस उसमें हेड है। इसी तरह से जो एकोमोडेशन वाली जो हमारी कमेटी है उसमें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के जो मिनिस्टर है वो हेड है। तो इनके थ्रू करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही इनको करता है। तो इससे क्या होता है, छोटी छोटी कमेटी बना दी जाती है तो इजीली काम हो जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट, कोई इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड काम है तो फिर वो इकोनॉमिक अफेयर्स वाली कमेटी देखेगी। सिक्योरिटी से रिलेटेड काम है, डिफेंस से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देखेगी। अपॉइंटमेंट्स करनी है सीनियर लेवल पे, पीएसयूज के हेड कौन होंगे, जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, एंड सो ऑन। तो इट मेक्स द वर्क ऑफ द कैबिनेट मैनेजेबल, इजियर, ठीक है, फोकल, अच्छे से वो डिसीजंस ले पाते हैं। तो ये जो था, ये हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।